नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल पे आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और उसी टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं हम कारक और विभक्तियों के प्रयोग की। आज के चैप्टर में हम तृतीय विभक्ति की बात करेंगे, करण कारक की बात करेंगे। सूत्र मैंने यहाँ पे लिखे, उसकी डिटेल हम वर्बली समझेंगे। देखो, सबसे पहले करण कारक होता क्या है? तो इसका सूत्र होता है साधक तमम करणम। साधक तम प्रत्यय, तमप प्रत्यय होता है सर्वाधिक, यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसी को संस्कृत में हम तमप प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे साधक के पीछे तमप प्रत्यय लगा, इसका मतलब जो साधक में सबसे श्रेष्ठ है, तो साधक तमम करणम, उसी का नाम करण है। अर्थात सीधी भाषा में समझो कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायता करता है या सबसे ज़्यादा जो सार्थक है, सिद्ध करने वाला है, उसी का नाम करण है। कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र से करण कारक में तृतीया विभक्ति का रूप प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो क्रिया होगी उसको सिद्ध करने में जिसकी सबसे ज़्यादा सहायता होगी वो करण कहलाता है, या सीधी भाषा में समझो जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसको हम करण कहते हैं। जैसे देखो, राम बाणेन रावणम हतवान, राम ने बाण से रावण को मारा। तो यहाँ मारना जो क्रिया है, हतवान जो हमारा हन प्लस इक्तवतु प्रत्यय करके हुआ, हतवान मारा, भूतकाल का अर्थ ये देता है। तो हतवान जो हमारी यहाँ पर क्रिया हुई या जो हमारा क्रिया का रूप हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा सहायता किसने की? मारने में सबसे ज़्यादा साधक कौन हुआ? बाण हुआ। तो यहाँ बाण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। अध्यापक है कलमेन लिखति, अध्यापक कलम से लिखता है। तो लिखने की क्रिया में सबसे ज़्यादा सहायता किसने की? कलम ने। इसलिए कलम यहाँ पर हुआ साधकतम, और साधकतम होने के कारण इसकी करण संज्ञा होगी और तृतीय विभक्ति का रूप प्रयुक्त होगा। हस्तेन चपेटयति, हाथ से चपेट मारता है, तो वहाँ हस्तेन हाथ से, कलमेन कलम से, पुस्तकेन पुस्तक से। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमारे तृतीय विभक्ति के करण कारक के अंतर्गत आते हैं। रामे बाणेन रावणम हतवान, तो यहाँ बाणेन जो शब्द था साधक तमम करणम सूत्र की सहायता से इसमें करण कारक हुआ, और कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र की सहायता से यहाँ पे तृतीय विभक्ति का रूप आया। नेक्स्ट देखो, सहयुक्त अप्रधाने। ये सूत्र क्या कहता है कि सह अगर है वाक्य में तो उस सह के साथ होने की वजह से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। किसमें? अप्रधाने, अप्रधान में, गौण में। देखो, पिछले पार्ट में भी हमने इसकी चर्चा की थी, पार्ट नंबर 62 में। कर्ता एक ही काम को दो व्यक्ति करते हैं, लेकिन वहां पे हो गया सह साथ। राम के साथ मोहन ने ये काम किया। अब मुझे बताओ, काम राम के साथ, जैसे पिता के साथ पुत्र खेत में गया या पिता के साथ पुत्र बाजार गया। अब यहां पे बताओ, बाजार कौन गया? पिता गया कि पुत्र गया? दोनों गए। लेकिन यहां पे कर्ता कौन होगा? पुत्र। बाजार कौन गया? पुत्र गया। अब आप कहेंगे कि बाजार तो पिता गए हैं और पिता के साथ पुत्र गए हैं, लेकिन यहां जो हमारा वाक्य बन रहा है पुत्र गया, तो यहां पुत्र तो हुआ प्रधान कर्ता और पिता यहाँ पर होगा अप्रधान कर्ता, यानी गौण कर्ता। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ सह पद का योग हो गया। पिता के साथ, पित्रा सह पुत्र आपणम अगच्छत्, पिता के साथ पुत्र बाजार गया। तो यहाँ पिता जो शब्द था वहाँ पे तृतीय विभक्ति का रूप प्रयुक्त हुआ सहयुक्त अप्रधाने सूत्र से। तो सह पद आ जाने के कारण से बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये उदाहरण मैंने पार्ट नंबर 62 में भी लिखा है, 12 मिनट 13 मिनट के आसपास, आप जरूर देखें। रामेण सह सीता वनम अगच्छत्, राम के साथ सीता वन में गई। अब सीता स्त्रीलिंग है और राम पुल्लिंग है। इस वाक्य को हिंदी में एक बार मुझे बोल के बताओ आप, राम के साथ सीता वन में गई।
अब यहां हम बोल रहे हैं गई, तो कर्ता कौन हुआ? राम गई या सीता गई? सीता गई। अगर गया होता तो राम होता, लेकिन वन में दोनों गए, राम भी गया और सीता भी गई, तो दोनों गए। यहाँ कर्ता राम और सीता दोनों हैं, फिर भी राम में तृतीया और सीता में प्रथमा का प्रयोग हुआ। कर्ता में प्रथमा भी होती है, कर्ता में तृतीया भी होती है। सह पद के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया हुई, तो इसको हम अप्रधान कर्ता कहेंगे। वन में तो सीता गई है, राम के साथ गई है, इसलिए राम यहाँ पे अप्रधान करता हुआ, सीता यहाँ पे प्रधान करता हुआ, और उस वजह से सीता में प्रथमा, सीता के अनुसार धातु का रूप, और राम में तृतीया का प्रयोग हुआ सहयुक्त अप्रधान की वजह से। अब ये सह में कौन कौन से पद आते हैं? सह, साकम, समम और सार्धम, इन सब का मतलब होता है साथ। रामेण सह, राम के साथ, सीतया सह, सीता के साथ, मोहनेन से, मोहन के साथ, गीतया सह, गीता के साथ, लतया सह, लता के साथ, फलेन सह, फल के साथ। ठीक है, तो यहाँ सहयुक्त होने से, सह पद आ जाने की वजह से तृतीया का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति, लेकिन यहाँ हम उसका अर्थ मोक्ष प्राप्ति ना लेके फल प्राप्ति लेंगे। फल प्राप्ति जहाँ दर्शाई जाती है तो वहाँ फल प्राप्ति में भी तृतीया का प्रयोग हमारा यहाँ पर होगा। जैसे क्रोशेन अनुवाको अधीते, कोश भर में अनुवाक सीख लिया या अधीत कर लिया, पढ़ लिया, यानी दूरी के साथ इसका काल ध्वन और अत्यंत संयोगे जो हमने पढ़ा था द्वितीया में, उसके आगे हम चलेंगे कि जब फल प्राप्ति हो जाए, भाई वह पढ़ता है वहाँ अलग चीज है, और पढ़ लिया उसको संपूर्ण कर लिया, फल प्राप्ति हो गई, तो वहाँ अपवर्गे तृतीया सूत्र की सहायता से जो क्रोशेन पद आया हमारा कोश भर में, वहाँ तृतीया का प्रयोग किया गया। क्रोशेन अनुवाको अधीत है, कोश भर में अनुवाक पढ़ लिया, सीख लिया। नेक्स्ट देखो, जैसे त्रिभी वर्षई वेदम अधीत है, 3 सालों में वेद सीख लिया, तो वहाँ समय और दूरी इनके साथ यदि संयोग हो और फल की प्राप्ति हो जाए तो वहाँ तृतीया का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है ये नांग विकार है, ये न माने जिस अंग से विकृत हो। अब इसमें भी कंफ्यूज होता है, जिस अंग से विकृत हो उस अंगवाचक शब्द में तृतीया होगी, विकार में तृतीया नहीं होगी। बहुत सी बार हम गलती करते हैं, क्या करते हैं? विकार में तृतीया कर देते हैं। हमें उस अंगवाचक शब्द में तृतीया करनी है, विकार में तृतीया नहीं करनी है। देखो कैसे, जैसे पादेन खंजह, पादेन खंजह, पादेन पैर से, खंजह माने लंगड़ा है। अब ये तो है विकार, शरीर के अंदर विकार क्या है कि वो लंगड़ा है, खंज है, लेकिन वो किस अंग की वजह से विकार है? इस पैर की वजह से विकार है। तो यहाँ जो तृतीया का प्रयोग होगा इस पादेन में होगा, इस अंगवाचक शब्द में तृतीया आएगी, ये ध्यान रखने की बात है। तो पादेन खंज, सिरसा खलवाट, सिरसा खलवाट, सिर से गंजा, तो सिर जो शब्द है इस अंग की वजह से वो विकृत दिखाई दे रहा है। अक्षणा काण, आंख से काना, तो यहाँ इस आंख जो अंग है उसकी वजह से विकार दिखाई दे रहा है, इस कारण उस अंगवाचक पद में ही तृतीया होगी, विकार वाचक में नहीं। नेक्स्ट देखो, इसमें बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है इत्थम भूत लक्षणम, ये सहसाकम समम सार्धम, इसी में आप जोड़ सकते हैं। रामेण सह, रामेण साकम, रामेण समम, रामेण सार्धम, एक ही अर्थ है सबका। यहाँ देखो इत्थम भूत लक्षणम, ये सूत्र कहता है कि जिस वस्तु के कारण से उसकी पहचान हो रही हो, उस लक्षण से, उस लक्षणवाची शब्द में ही तृतीया होगी। जैसे देखो कोई बालक है और वो जा रहा है बैग लेकर के, स्यूत माने होता है बैग, स्यूतेन छात्र प्रतीयते, बैग देख करके हम उसको कह रहे हैं कि वो छात्र लग रहा है, तो वो किसके कारण से? भूत लक्षण, उसका लक्षण दिखाई दे रहा है हमको बैग, उस बैग के कारण से वो छात्र प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ हम
उस लक्षणवाचक शब्द जिसके कारण से उसकी पहचान हो रही है उस शब्द में तृतीया। जटाभि तापस प्रतीयते, जटाओं से तपस्वी नजर आता है। जटाभिस तापस, जटाओं से तपस्वी नजर आता है, तो उसकी पहचान किससे है? जटाओं से है। इसलिए जो जटा शब्द आया इसमें तृतीया का प्रयोग यहाँ पर किया गया इत्थम भूत लक्षण की कारण से। ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद के लिए इतने ही सूत्र हमारे कोर्स में है, हमको इतने ही याद करना है। प्रथम श्रेणी अध्यापक में अलग से कारक का कोई टॉपिक नहीं है फर्स्ट ग्रेड के लिए, लेकिन वहाँ पे अनुवाद प्रकरण जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारे सूत्र हमारे काम आएंगे। वहाँ पे क्या करेगा, जैसे यहाँ रामेण सह सीता की बजाय वो हमको दे देगा रामस्य सह सीता वनमें गच्छत, रामस्य सह। अब हम क्या करेंगे, हमको अगर ये याद है कि सह के योग में तृतीया होती है तो हम इसको फट से पकड़ लेंगे और हम इसको कर देंगे कि ये जो वाक्य आपने लिखा ये गलत है। ये वहाँ पे शुद्धिकरण वाला जो टॉपिक होगा हमारा, अनुवाद प्रकरण वाला टॉपिक और अशुद्धि संशोधन वाला टॉपिक, वहाँ उन दोनों जगह पे ये चीज़ें काम आएंगी। अलग से कारक विभक्ति कोई सिलेबस में नहीं है, मगर उस अनुवाद को सीखने के लिए ये सीखना हमें जरूरी है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम तृतीय विभक्ति की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम नए वीडियो में चतुर्थी विभक्ति की और संप्रदान कारक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सबको इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।